Hi, good morning to all. This is Komal Chaudhary. I welcome to all at the YouTube channel GS365. Today we will discuss the current affairs for the day in the format of MCQs. राइट, यानी कि हम आज MCQ के फॉर्मेट में अपनी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बिफोर इट, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आप रिवाइज करना चाहते हैं चीज़ें तो आप टेलीग्राम चैनल GS365 पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम हर रोज डेली बेसिस पर अपने लेक्चर की जो भी लेक्चर GS365 पर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, PDF उनकी अपलोड करा दी जाती है। राइट, सो स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। राइट, तो स्वर्णमुखी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। यह तिरुमला श्री कालाहस्ती के पवित्र शहरों से होकर बहती है। इसकी एक सहायक नदी पर बनाया गया कल्याणी बांध 1970 के दशक में पूरा हुआ था। और ऑप्शन हमारे हैं केवल 1 2 सही, 2 और 3 सही, केवल 1 और 2, और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। तो अभी न्यूज़ में क्यों है ये? क्योंकि तिरुमला शहरी विकास प्राधिकरण TUDA ने आंध्र प्रदेश में स्वर्णमुखी नदी को अतिक्रमण से बचाने के लिए तथा इसके जो इकोसिस्टम है उसको बचाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए एक पहल शुरू की है जिसे बोला जा रहा है ऑपरेशन स्वर्ण के नाम से। किसके नाम से? ऑपरेशन स्वर्ण के नाम से एक पहल शुरू की गई है बेटा, एक पहल शुरू की गई है ऑपरेशन स्वर्ण के नाम से। किसने की है? TUDA ने। ठीक है, इसलिए यह जो नदी है वो चर्चा का विषय बन गया, न्यूज में आ गया है। ठीक है, अब न्यूज में आकर तुम्हें पता होना चाहिए। तो स्वर्ण नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होकर ना होकर के पूर्वी घाट से होती है बेटा। कहाँ से होती है? पूर्वी घाट से इसकी उत्पत्ति होती है। पूर्वी घाट से उत्पत्ति होती है और यह कहाँ गिरती है? कृष्णा नदी में नहीं गिरती, यह जाके डिस्चार्ज होती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में यह डिस्चार्ज होती है। ठीक है, आप ये दोनों चीज याद रखेंगे। एक मिनट, साफ दिख रहा है ना? आप दिख रहा है क्या? एक बार देना मेरे को, देखना साफ दिख रहा है क्या बेटा? या फिर ब्राइटनेस मैं बढ़ा देता हूँ तब साफ दिख रहा है? बताना, दिख के जल्दी से बताओ। अब दिख रहा है साफ? ठीक है, दिख रहा है साफ। चलिए, तो हमने बात की उत्पत्ति कहाँ से होती है। सिंपल, बस पूर्वी घाट से उत्पत्ति होगी। डिस्चार्ज कहाँ पे होगी? डिस्चार्ज हो रही है बंगाल की खाड़ी में। तो बेटा स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो जाता है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कोई और दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है। यह तिरुमला और श्री कालाहस्ती के पवित्र शहरों से होकर बहती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ये दोनों ही जो स्थल हैं वह हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यह स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण इसलिए ठीक है। यह नदी तिरुमला और श्री कालाहस्ती से होकर बहती है, इस कारण से यह जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, कि इसकी एक सहायक नदी है जिस पर क्या बना है? कल्याणी बांध बना है। ठीक है, तो कल्याणी बांध बना है बेटा कल्याणी नदी के ऊपर। यह बांध बना है कल्याणी नदी के ऊपर, कल्याणी नदी के ऊपर बना है। कल्याणी नदी सहायक नदी है। किसी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की, उस पर बांध बना हुआ 1970 में पूरा हुआ था। ठीक है, सॉरी 1970 में बना था और 1900 दशक से स्टार्ट हुआ था, 1970 दशक में माना जाता है, 1977 में पूरा हुआ था। स्टेटमेंट सेकंड ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमें पता चला कि स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड ठीक है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो इसके जो सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स ऑफ वाटर क्या है बेटा? इसका सोर्स ऑफ वाटर है रेन। आप याद रखेंगे, इसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है?
रेन है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, पता चल गया। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा। भारत चीन सीमा विवाद के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। मैकमोहन रेखा को भारत और चीन दोनों पूर्वी क्षेत्र में कानूनी सीमा के रूप में पूरी तरह से मान्यता देते हैं। 1993 के शांति और शांति समझौते ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को स्थायी रूप से सीमांकित किया। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत और चीन के बीच 2008 के समझौते ने अक्साई चीन में सीमा विवाद को सुलझा दिया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, केवल दो, तीनों, या कोई नहीं। बताइए सर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है भारत और चीन के रिलेशन से रिलेटेड है, और जो डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज हैं उनको लेकर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से संबंधित ये क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो जब हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की बाउंड्रीज को लेकर, तो बेटा ये कोई क्या है, एक फिक्स नहीं है, स्पष्ट रूप से कहीं पे मेंस मतलब लाइन नहीं बनी हुई है, जिस कारण से क्या हो रहा है, अक्साई चीन पश्चिम में, पश्चिम एरिया अक्साई चीन का, और पूर्व में जब हम बात करते हैं ईस्टर्न एरिया में अरुणाचल प्रदेश, दो मेजर डिस्प्यूट देखे जाते हैं। ठीक है, जिसके लिए समझौते भी किए गए, 1993 में हुआ, 1996 में हुआ, 2005 में हुआ, 2013 में हुआ। यानी कि एक सिंपल सा आपको याद हो गया कि 2008 में कोई समझौता नहीं हुआ था। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से सुन लीजिए, 1993, 1996 एंड 2005, 2013 में समझौते हुए हैं। इनसे केवल थोड़े कुछ दिनों तक तनाव स्ट्रेस को कम किया गया है, परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा देखा था, एक था मैकमोहन रेखा। स्टेटमेंट फर्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है बेटा, यह है 1914 में ब्रिटिश थे भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के द्वारा खींची गई थी। तो मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच, ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी, और शिमला एग्रीमेंट के माध्यम से खींची गई थी। शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी, और यह शिमला समझौता के माध्यम से खींची गई थी। ठीक है, और इस एक्ट में बताया, इस एक्ट में दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है। तो क्या चाइना इसे मानेगा? ऑब्वियस सी बात है, चाइना इसे नहीं मानेगा। ठीक है, चाइना इस बात को नहीं मानता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि चाइना का यह मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, वह दक्षिण तिब्बत के रूप में तिब्बत का दक्षिणतम विस्तार है, यानी कि तिब्बत का दक्षिणी भाग है। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन दोनों पूर्वी क्षेत्रों में कानूनी मान्यता के रूप में प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसे कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला हम बात कर चुके हैं, पहले से गलत हो ही चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या हमारा, 1993 के शांति समझौते के ने वास्तविक LAC को स्थायी रूप में सीमांकित किया। ठीक है, तो 1993 का समझौता हुआ था जब राजीव गांधी जी ने 1988 में चीन की यात्रा की थी, और पहली बार विश्वास बहाल की बात हुई थी, और अंत में LAC को क्या हुआ, निपटारा किया गया, निपटारे के लिए आह्वान किया गया, मतलब दोनों देश आगे आए। बट उस समय में भी LAC को स्थायी रूप से सीमांकित नहीं किया गया। ठीक है, इसके माध्यम से भी LAC को स्थायी रूप से सीमांकित नहीं किया गया। यानी कि अभी भी सीमा कैसी रही बेटा, अभी भी सीमाएं अस्पष्ट रहेंगी तो क्या होगा, गलवान जैसे इंसिडेंट, तवांग जैसे इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। इस कारण हम देख पा रहे हैं कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, बताइए जरा, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन डी, यानी कोई भी विकल्प यहाँ पे सही उत्तर की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर पॉइंट है, बताइए कुछ ऐसी समझ में नहीं आई अभी तक, क्लियर है? चलिए ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 2008 का कोई भी ऐसा समझौता नहीं आता है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI की बात कर रहा है, और विदेशी संस्थान निवेश
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एफडीआई का उद्देश्य आमतौर पर किसी कंपनी की स्थायी रुचि और नियंत्रण स्थापित करना होता है, जबकि एफपीआई प्रबंधन नियंत्रण के बिना निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। एफडीआई प्रवाह अल्पकालिक ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति एफपीआई प्रवाह की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। एफटीआई फेमा आरबीआई नियमों द्वारा शासित होते हैं, जबकि एफपीआई विशेष रूप से सेबी नियम द्वारा शासित होते हैं। भारत के भुगतान संतुलन में दोनों एफडीआई और एफपीआई को चालू खाते के अंतर्गत समान रूप से माना जाता है। 4 स्टेटमेंट है और बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सही उत्तर बेटा बताना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए कि आरबीआई ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई का प्रवाह, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के रूप में कितना रहेगा, कितना पहुंच गया है, $81 बिलियन पहुंच गया है। लेकिन विनिवेश के बाद अगर हम निवल नेट एफडीआई की बात करें तो वह केवल $0.4 बिलियन तक गिरा, यानी कि थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। ठीक, क्लियर पॉइंट है, हाँ तो क्लियर है। दूसरा अगर बात करें, जब एफबीआई और एफडीआई और एफपीआई की बात करते हैं तो एफबीआई अस्थिर होता है, जिसमें अमेरिकी फेडरल बैंक, अभी क्यों स्थिर चाहिए, क्योंकि अमेरिकी फेडरल बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, ठीक है, जिससे जो और देशों में जिन लोगों ने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, वो क्या करेंगे, वो वहाँ से पैसा निकालेंगे और अमेरिकी फेडरल बैंक के रिजर्व में डाल देंगे, वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, राइट। थोड़ा समझेंगे कि एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब हम बात करें कोई लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, राइट, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है साहब, क्लियर। और जो शेयर होल्डिंग है वो बेटा 10% से ज़्यादा है, ठीक है, क्या है बेटा, 10% से ज़्यादा है, शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा है, तो वह क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा एफडीआई, ठीक है। वहीं हम बात करें एफपीआई को लेकर, वहीं हम बात करें एफपीआई, तो बेटा ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, यह शॉर्ट टर्म होता है। और यहाँ पे नियंत्रण हम बात करें शेयर्स की तो 10% से कम शेयर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्लियर पॉइंट है। तो स्टेटमेंट एक कैसा हो गया बेटा, स्टेटमेंट एक कैसा हो गया, स्टेटमेंट एक ठीक हमें देखने को मिल रहा है, राइट, क्लियर पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्या हमारा, हमने पॉइंट पढ़ा कि एफडीआई प्रवाह अल्पकालिक ब्याज दर परिवर्तनों के लिए एफपीआई प्रवाह की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। नहीं भाई जी, संवेदनशील होते हैं एफपीआई, ठीक है, एफपीआई संवेदनशील होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। और एफडी जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो क्या है, जब कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए आती है तो क्या होता है, स्थिरता लाती है, और शॉर्ट टर्म के लिए आएगी तो क्या होगा, अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसीलिए एफपीआई क्या है, एफपीआई ज्यादा संवेदनशील है, ठीक है। रेगुलेशन समझिए, एफडीआई फेमा और आरबीआई नियमों द्वारा शासित होता है, जो कि एफपीआई विशेष रूप से सेबी के नियम द्वारा शासित होता है। मेनली एफपीआई जो होते हैं वो स्टॉक और शेयर मार्केट में हम यूज करते हैं, इसलिए सेबी इसका नियमन करता है। स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि सेकंड ठीक हो गया, थर्ड ठीक हो गया, क्लियर पॉइंट है। नेक्स्ट पर आइए, भारत के भुगतान संतुलन में दोनों एफडी और एफपीआई को चालू खाते के अंतर्गत समान रूप से माना जाता है। किस खाते के अंतर्गत, किस खाते के अंतर्गत एफपीआई और एफडीआई को रखा जाता है, बताओ कोई, ठीक है। तो इन्हें रखा जाता है पूंजी खाते में, तो चालू खाते में नहीं रखा जाता है, इन्हें रखा जाता है पूंजी खाते में। किस बेटा, पूंजी खाते में रखा जाता है, यानी कि स्टेटमेंट ये हो गया गलत, ठीक। तो बताइए सर कौन सा आंसर हमारा बन रहा है, जरा बताओ, बताओ तो जानी, बताओ तो जानी, बताओ तो जानी, बताओ तो जानी। तो बेटा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाला तो करेक्ट है ना, गलत लिखा हुआ है क्योंकि यह उल्टा लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी 1 एंड 3, ठीक है साहब। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, क्या है ये, गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम CGGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम भागीरथी नदी का एक प्रमुख योगदान करता है और इसमें कई ग्लेशियर शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पिघले हुए पानी के निर्वहन के समय हालिया बदलाव से गर्मियां और शरद ऋतु के अंतर में नीचे की ओर
स्थित समुदायों के लिए पानी की उपलब्धता में वृद्धि हो सकती है। और ये आपके हैं चारों ऑप्शन जो आपको देख के करने हैं, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन हमारे किससे संबंधित है, क्वेश्चन हमारा संबंधित है गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम से संबंधित हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। उसके जानेंगे थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देन हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आईआईटी इंदौर एंड आईसीआईएमओडी ने मिलकर के एक अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया बेटा? जीजीएस के जल विसर्जन, जो जल बहता है उसके पैटर्न का पुनर्निर्माण के लिए एक अध्ययन किया है। इसने जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलने की प्रवृत्ति में जो आया परिवर्तन है उसको भी क्या किया है, जांचा है, उसको भी अध्ययन का पार्ट रखा है, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट है, ठीक। तो हो गया करंट संबंधित। थोड़ा जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम है क्या। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम वास्तव में भागीरथी नदी का क्या है, प्रमुख सोर्स ऑफ वाटर है, उद्गम स्रोत है, जो गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि गंगा नदी और भागीरथी दो नदी जो मिलती है सहायक नदी कौन से प्रयाग पे ये मिलती हैं और नेक्स्ट नदी का क्या करती हैं, नाम बनाती हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट है। इसमें गंगोत्री जो ग्लेशियर है और कौन से ग्लेशियर है, गंगोत्री, चतुरंगी, रक्तवर्ण, मेरू ग्लेशियर, चार ग्लेशियर मिलके गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से क्या है, जीजीसी भागीरथी नदी का प्रमुख स्रोत है और इसमें कई ग्लेशियर शामिल हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक है। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। आप सभी को पता है कि गर्मी पड़ रही है, मौसम बहुत बेहाल हो रखा है, राइट। तो क्या हो रहा है, गर्मी के मौसम में जो पहले से अधिक तुलना में पीक डिस्चार्ज में बदलाव देखा गया। बाद में ऋतु के अंत में पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे नीचे की ओर समुदायों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए स्टेटमेंट रिवर्स लिखा हुआ है। प्रभाव क्या होगा, पानी क्या हो रहा है, पानी की उपलब्धता क्या होगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगी बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो भैया देखिए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में हाल ही में हुए नीतिगत परिवर्तनों E20 पर E20 लिखा हुआ है ना, E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन पहल से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। गन्ने पर आधारित कच्चे माल के से इथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंधों को हटाने का उद्देश्य 2025-26 के E20 ईंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपूर्ति पक्ष की तैयारी सुनिश्चित करना है। कथन दो, नीतिगत बदलाव खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि गन्ना और अन्य खाद्य फसलों को ईंधन उत्पादन की ओर मोड़ा जा सकता है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। पर्यावरण और आर्थिक परिणामों को संतुलित करने के लिए भारत की इथेनॉल खरीद नीति कच्चे माल के स्रोत के बावजूद एक निश्चित खरीद मूल्य निर्धारित करती है, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी है, इथेनॉल E20 का जो इनिशिएटिव है उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सीधी बात, जब हम बात कर रहे हैं कि गन्ने पर आधारित कच्चे माल से इथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंधों को हटाया गया है, ताकि ईंधन लक्ष्यों को जो आपूर्ति पक्ष है उसकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके, यानी कि सप्लाई चेन ब्रेक ना हो, सप्लाई चेन ब्रेक ना हो। इसलिए क्या किया बेटा, जो इथेनॉल उत्पादन का प्रतिबंध है उसे हटा दिया गया 2025-26 के लिए, राइट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया ठीक। सेकंड हम पढ़ चुके, थर्ड की बात करें। थर्ड क्या कह रहा है बताइए जरा। थर्ड कह रहा है कि पर्यावरण और आर्थिक परिणामों को संतुलित करने के लिए भारत की इथेनॉल खरीद नीति कच्चे माल के स्रोत के बावजूद एक निश्चित मूल्य निर्धारित करती है, ठीक है। तो भाई मेरे जो खरीद नीति है, इथेनॉल खरीद नीति है, कोई भी निश्चित मूल्य निर्धारित नहीं करती है, ठीक है। इथेनॉल के जो अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे बना हुआ इथेनॉल की वैल्यू अलग अलग रहेगी, ठीक है। जिस कच्चे माल का प्रयोग किया जाएगा उस कच्चे माल के आधार पर उत्पन्न हुए या बने इथेनॉल की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। यानी कि एक समान मूल्य यहाँ पर नहीं है। मूल्य किस पर निर्भर करेगा, मूल्य निर्भर करेगा बेटा कच्चे माल पर, कि कच्चे माल की वैल्यू क्या है कच्चे माल पर, ठीक है। तो भैया हमारा ये हो गया गलत स्टेटमेंट। तो करेक्ट कौन सा दिख रहा है, 2 और 3 दोनों ही सही हैं, और यह क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, ठीक है साहब। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें दोनों में से एक सही हो सकता है, और क्या कर रहे हैं, कथन की व्याख्या करता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए आइए, सूडान के भूगोल संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूडान अपनी पूर्वी सीमा पूरी तरह से सहारा रेगिस्तान के साथ साझा करता है जो लाल सागर तक फैला हुआ है। जबरा मर्रा क्षेत्र सूडान का सबसे ऊंचा बिंदु है, एक भूकंप रूप सक्रिय क्षेत्र में स्थित है जो कभी कभी भूस्खलन में योगदान देता है। सूडान मुख्य रूप से नील नदी की सहायक नदी द्वारा सूखा हुआ है, लेकिन इसके दक्षिण क्षेत्र में कांगो नदी बेसिन में भी योगदान करते हैं। ऑप्शन हमारे ये रहे, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर तीनों। तीनों मतलब 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट जब ठीक होंगे तो आप लगाएंगे 1 2 3। ठीक है साहब, क्लियर। तो अभी क्या हुआ है न्यूज़ में, क्या है न्यूज़ में इसलिए बेटा कि सूडान का एक गांव है दारपुर। ठीक है, सूडान का एक गांव है दारपुर जहां पर लैंडस्लाइड देखे गए हैं। ठीक है, क्लियर। और यह है जबल मर्रा क्षेत्र है उसमें शामिल है, यानी कि जबल मर्रा क्षेत्र भूस्खलन प्रोन एरिया है, यह सही है। ठीक है, तो ये भूस्खलन वाला है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, सबसे ऊंचा बिंदु है, ये भी सही है। जो अपनी क्यों है भूस्खलन क्यों है, क्योंकि इसके अतीत में यहाँ पे क्या था, एक ज्वालामुखी कारण यह अस्थिरता बनाए रखता है। ठीक है, बात करें अगर हम उसकी फिजियोग्राफी, उसकी लोकेशन की, तो सूडान उत्तर में सारा रेगिस्तान से सीमा साझा करता है। बेटा कहाँ पे कर रहा है, उत्तर में कर रहा है, ये बोल रहा है पूर्व में कर रहा है, पूर्वी सीमा है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो जब आप सूडान देखेंगे तो उत्तर में सीमा साझा करता है। ठीक है, लाल सागर है पूर्व में। ठीक है, सूडान अपनी पूरी सीमा पूरी तरह से रेगिस्तान साझा करता है और लाल सागर तक फैला हुआ है। ठीक है साहब, दोबारा सुन लीजिए, सूडान उत्तर में रेगिस्तान की सीमा साझा करता है, रेगिस्तान से सीमा साझा करता है, लेकिन पूर्वी सीमा लाल सागर के साथ साझा करता है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा ठीक है। राइट, क्लियर पॉइंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या था कि सूडान मुख्य रूप से नील नदी की सहायक नदी द्वारा सूखा हुआ है, लेकिन इसके दक्षिण क्षेत्र में कांगो नदी बेसिन में भी योगदान करते हैं। क्लियर। तो भाई मेरे जब नील नदी सहायक नदियों के जल विज्ञान पर हावी हो जाती है तो इसके दक्षिणतम छोर में भौगोलिक रूप से कांगो नदी बेसिन के करीब में। ठीक है, और यह एक पारिस्थितिकी का बड़ा हिस्सा है, खासकर मौसमी जल निकासी के दौरान की हम बात करें तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी हो गया ठीक और सेकंड वाला हो गया ठीक। तो बड़ा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, 2 और 3। क्लियर पॉइंट है, चले आगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हीराकुंड बांध के पास स्थित है जो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। विजेंद्र सुरेन साई ने अभ्यारण्य के भीतर एक अड्डे से अंग्रेजों के खिलाफ अपना विद्रोह नेतृत्व किया था। अभ्यारण्य मुख्य रूप से सदाबहार वन और अल्पाइन घास के मैदानों से बना है। चौसिंगा और गौर इस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली प्रजातियों में से एक है। बताइए सर, आपके पास है 10 सेकेंड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर फर्स्ट। कौन करेगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मुझे बताइए कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, मिट्टी का बना हुआ। इसी अभ्यारण्य में वीरेंद्र सुरेन ने क्या किया था, शरण दी थी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। क्लियर पॉइंट। अभ्यारण्य सदाबहार वन अल्पाइन घास के मैदानों से क्या है पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मिश्रित और शुष्क पर्वतवासी क्या वन है। अभ्यारण्य मुख्य रूप से सदाबहार अल्पाइन घास के मैदानों से मिलकर बना है। पता कौन सा ठीक है, इसमें जो छूटा हुआ क्लॉज है वो ये है, आधी इंफॉर्मेशन साथ दे दिया है, शुष्क एवं पर्णपाती वन, शुष्क एवं पर्णपाती वन, शुष्क एवं पर्णपाती वन। ठीक है साहब, क्लियर। इसमें चौसिंगा गौर अभ्यारण्य पाई जाने वाली प्रजाति हैं, यानी कि ऑप्शन 3 जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बताइए सर, सिंपल सा, कॉर्लो एग्जीक्यूटिव 2025 में घोषित के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा घोषित पहले मिलियनल संत थे। वे एक इतालवी किशोर थे जिन्होंने यूचरिस्टिक चमत्कारों का एक वेबसाइट कैटलॉग बनाया था। कोची केरल में उनके नाम पर एक नया चर्च बनाया गया था। वे 19वीं शताब्दी में रहते थे और श्री नारायण गुरु के समकालीन थे। ऑप्शन हमारा है केवल 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, 5 सही। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 सही। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन मेरा ये कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट 2025 में घोषित कार्लो एक्यूटिम रोमन कैथोलिक चर्च के पहले सहस्त्राब्दी संत बने थे, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे ठीक है। इसको बोल रहे हैं सहस्त्राब्दी वंश। ठीक है, वे किशोर थे। दुनिया भर में युजुत्सिक चमत्कारों का दस्तावेजीकरण करने वाली वेबसाइट बनाने के अपने डिजिटल कोश का उन्होंने उपयोग किया, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है। क्लियर, उनके नाम पर चर्च बन रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सा है, तो भाई 3 सही थे, तो फोर्थ हमारा क्या है, गलत हो गया। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, क्लियर है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, वो छोटा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। पढ़िए, सुनाइए पढ़ के। प्रो वीके गोकक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुंदर कौशिक, दीपेश मलिक, आनंद बी पाटिल, विराट कुशवाहा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बता, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, आरवी पाटिल। ठीक है, सो ये हमारा आरवी पाटिल इज द राइट आंसर। आरवी पाटिल यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। इससे पहले क्या इन्हें कोई और अवार्ड मिला है? इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार, इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। ये जो इवेंट है वह किसके द्वारा बनाया किया जा रहा है बेटा? यह इवेंट विद्या भवन द्वारा, किसके द्वारा? विद्या भवन द्वारा इस इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ एक ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ है, विनायक गोकक वांगम्य ट्रस्ट के नाम से हम जानते हैं, वह इसके साथ पार्टिसिपेशन में है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। गिद्ध संरक्षण के लिए समर्पित पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गिद्ध संरक्षण के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बेटा कौन सा राज्य बन गया? करेक्ट ऑप्शन हमारा है असम। असम ऐसा राज्य बन गया जहां पर गिद्ध संरक्षण के लिए पहला एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को वी फाउंडेशन इंडिया, क्या बेटा, वी फाउंडेशन इंडिया के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया है, के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसके कौन नाम है? द वल्चर नेटवर्क। क्या बेटा, एक और नाम है द वल्चर नेटवर्क, द वल्चर नेटवर्क। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था बेटा? यह इसका शुभारंभ कब हुआ है? 2 सितंबर 2025 को। कब हुआ है? 2 सितंबर 2025 को इसका प्रारंभ हुआ है। क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लों, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। तो बताइए क्या ऑप्शन है? न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए बेटा कि जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप इनसाइड्स इन पाकिस्तान को क्या किया, इसका विमोचन किया गया है। विमोचन कहाँ हुआ बेटा? विमोचन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे वो विमोचन हुआ है? अभी विमोचन हुआ है उपेंद्र द्विवेदी द्वारा विमोचन। ठीक है, इवेंट कहाँ हुआ बेटा? इवेंट हुआ है नई दिल्ली में। इवेंट कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और राइटर इसके हैं ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल के.जी.एस. ढिल्लों इसके राइटर हैं। क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत के समुद्री क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 80 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 247, 48 और 50। करेक्ट ऑप्शन हमारा है 2047। क्या बेटा? 2047 तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो बंदरगाह है देश में, पोर्ट है, उनको क्या करना है, उनको एडवांस यहाँ पे करने के उद्देश्य के साथ इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, याद रखेंगे 2047। नेक्स्ट आइए, जागरूकता बढ़ाने और कार्यान्वयन में तेज लाने के लिए 4 सितंबर 2025 को शुरू किया गया अंगीकार 2025 इवेंट किस संबंधित है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। बहुत डिटेल हम कर चुके हैं लास्ट सेशन में। आई विल नॉट रिवाइज द थिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगर आपको देखना तो दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं, वीडियो बैक जाके सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे 4 सितंबर 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच रक्षा कार्य समूह की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां, 15वां, 16वां, 17वां? 16वां 17 आयोजन किया गया था। कौन सा आयोजन किया बेटा? 16वां 17 यहाँ पे आयोजित किया गया है। कब आयोजित हुआ था? 4 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ है। कब हुआ है? 4 सितंबर 2025 को। कहाँ पे आयोजित हो रहा है बेटा? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। तो ये इवेंट कहाँ हुआ है? ये इवेंट हुआ है सिंगापुर में। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? 5 से 22 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला सरस आजीविका मेला 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कृषि विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय? राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। 5 से 22 सितंबर तक क्या चल रहा है? सरस आजीविका मेला स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 5 से 22 सितंबर के लिए नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, आप याद रखेंगे नई दिल्ली में हो रहा है। यह इवेंट कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है ना? 5 सितंबर, राइट। 5 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये इवेंट होस्ट किया जा रहा है, राइट सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, कांडला बंदरगाह गुजरात? करेक्ट ऑप्शन हमारा वीओ चिदम्बरम नागर तमिलनाडु, क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पहला बंदरगाह जहाँ पे हाइड्रोजन पायलट परियोजना लॉन्च की गई, और यह कब लॉन्च की गई थी? यह भी 5 सितंबर को लॉन्च की गई है। कब की गई बेटा? 5 सितंबर को लॉन्च की गई थी। क्लियर पॉइंट है। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। अगस्त 2025 में यूपीआई द्वारा कितने आधार प्रमाणीकरण लेनदेन कर दर्ज किए गए? 200 करोड़, 215 करोड़, 221 करोड़, 230 करोड़? करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 221 करोड़। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है। 221 करोड़ इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसे है नहीं, तो मैं सिर्फ मैं बताते जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन था कि भारत उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अमित मिश्रा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर? बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारा है अमित मिश्रा। क्या नाम है? अमित मिश्रा, जिन्होंने पेशेवर संन्यास ले लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ you are getting enjoy and additional and important relevant information, to kindly share the video with family and friends. Thank you very much.